हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका ई विद्यार्थी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग इतिहास के पाठ 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन को कर रहे थे। तो सबसे पहले आप बताइए, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे हो, सब ठीक हो। हमने इस पाठ के बहुत सारे विषय पहले से ही कर लिए हैं। तो आपके सामने एक विषय हाजिर है, आज़ादी हासिल करना सिख। तो ये वाला विषय हम करेंगे, इसके बाद मराठा और उसके बाद जाट। ठीक है, तो सारे के सारे मैंने अलग अलग विषय बनाए हैं, सब एक साथ ही सम्मेलन नहीं कर दिया, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती दोस्तों। तो ये जो विषय है मेरा काफी मनपसंद विषय है, क्योंकि ऐसे तो नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत खुश होके बता रही हूँ, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों को पता था कि सिखों ने इतना बलिदान दिया है। सिखों के बारे में हम जानते तो बहुत हैं, लेकिन ये उनके जो राज्य थे, उनके जो सम्राट थे, साम्राज्य थे, उन्होंने कैसे करके कितनी ज्यादा मेहनत मुशक्कत से खुद को बनाया था एक संगठन, ये सब हम ज्यादा नहीं जानते हैं। ये जो हम अभी क्रमश पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आपको अच्छे से मैं थोड़े बहुत अंदरूनी बातें भी बताऊंगी, तो शायद आपको नहीं पता होंगी, शायद बहुत सारे बच्चों को पता भी होंगी। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी की बात हो रही है। 17वीं शताब्दी के दौरान सिखों के कई संगठनों ने पंजाब राज्य के निर्माण में मदद की थी। ठीक है, आप जानते हैं 17वीं शताब्दी के वक्त का ही पंजाब है, बहुत पुराना है। पंजाब का आधार ही पंजाबी है, सारे के सारे पंजाबी वहां रहते हैं। पंजाब बहुत खूबसूरत जगह है, तो इसका निर्माण भी पंजाबियों द्वारा ही हुआ है, सिखों द्वारा ही हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर छोटे संगठन बना के रखे थे, जिनको अंग्रेजी में ग्रुप्स बोलते हैं, और इन संगठनों ने हमेशा पंजाब की, सिरहिंद की और जम्मू की रक्षा करी है। ठीक है, तो गुरु गोबिंद सिंह ने मुगलों और मराठों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है, 1699 की बात ले लीजिए, इसमें खालसा की स्थापना हुई थी, पहले और बाद में भी। यहाँ पे बताया गया है कि गुरु गोबिंद सिंह की बात चल रही है। गुरु गोबिंद सिंह के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु माने जाते थे। उनसे पहले जो 9वें गुरु थे वो थे गुरु तेग बहादुर। गुरु गोबिंद सिंह के 4 पुत्र थे। अगर आप मूवियों के शौकीन हैं, मतलब आपको अच्छा लगता है सिनेमा देखना, तो आप ये जो हम पाठ्यक्रम अभी पढ़ रहे हैं ना, इसको समझने के लिए आप एक मूवी में आपको बताऊंगी, वो जरूर देखिएगा, 4 साहिबजादे। ये मूवी बहुत खूबसूरत है, अच्छे से सिख साम्राज्य के ऊपर पूरी की पूरी तरह से नियंत्रण थे। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आपको सिख साम्राज्य समझना है तो आप ये मूवी देखिए, सच में बहुत अच्छी मूवी है। इसके अंदर बताया गया है कि गुरु गोबिंद सिंह ने कैसे करके खुद को कुर्बान कर दिया, उनके ऊपर कितने प्रहार हुए, उन्होंने कितने सारे युद्ध लड़े, साथ ही साथ उनके 4 बेटे कैसे करके उनको शहीदी प्राप्त हुई। एक बेटे को हाथी के नीचे रख के कुचलवा दिया, बेटे को तीरों की शैया पे सुला दिया गया, 2 बेटों को चुनवा दिया गया। सब वजीर खां की वजह से हुआ, जो उस वक्त पे मुगल राज्यपाल था पंजाब का। तो भाई पंजाब, जम्मू और सिरहिंद के इलाके को भाई इन्होंने सुरक्षित रखने के लिए बहुत मेहनत मुशक्कत की है। तो इनकी कुर्बानी भी हम याद रखते हैं आज के वक्त पे, और इसी के चलते हमें विषय काफी ज्यादा, एक होता नहीं, रोमांचक तरीके से हम इसे पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मराठाओं से भी लड़ चुके हैं, राजपूत, मुगल, सिख सबसे लड़ चुके हैं। और सिखों का देखिए, सिख कभी भी अत्याचारी नहीं थे। सिख हमेशा चाहते थे कि भारत माता उनके हाथ में रहे। वो भारत माता को सर्वप्रथम सुरक्षा देना चाहते थे, वो उसे स्वतंत्र देखना चाहते थे, लोगों के अंदर विश्वास जगाना चाहते थे, लोगों को अच्छा बर्ताव देना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि बस कब्जा, बस वो लोगों को खुश देखना चाहते थे, सबको एक नजर से देखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया कि मराठाओं से भी लड़ाई हो चुकी है भाई, और मुगलों से, राजपूतों से सबसे लड़ाइयां हुई हैं सिखों की। खालसा पंथ बनने के बाद और उससे पहले भी खालसा पंथ बन गया था, 1699 खालसा पंथ बन चुका था, और उससे पहले और उससे बाद दोनों वक्त पे सिखों ने लड़ाइयां करी है। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद खालसा ने बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, 1707 के वक्त पे शायद मृत्यु हो चुकी थी उनकी, और
उसके बाद माधव दास, ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बंदा सिंह बहादुर, उसका नाम था माधव दास। वो आप कह सकते हैं बहुत बड़े शिष्य रह चुके हैं गुरु गोविंद सिंह के। और ऐसा नहीं कि गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद, शहीदी के बाद सिख खालसा पंथ कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाया। गुरु गोविंद सिंह ने यही बोला कि मुझे नहीं लगता कि मेरे बाद शायद कोई गुरु आए, लेकिन अगर आपको कोई गुरु ना मिले, कोई नेतृत्व करने के लिए कोई मसीहा ना मिले, तो गुरु गोविंद सिंह ने और बाकी जितने भी गुरु आगे मतलब पहले रह चुके, उनकी सारी वाणियां, गुरु नानक जी की बातें, सब कुछ एक किताब में डाल दी गई, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब। जैसे हम महाभारत को जानते हैं, मुस्लिम कुरान को पढ़ते हैं, क्रिश्चियंस बाइबल को पढ़ते हैं, वैसे ही सिखों की होती है गुरु ग्रंथ साहिब। इसी को वो लोग अपना गुरु मानते हैं। ठीक है, तो भाई यही बात है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा सिंह बहादुर ने नेतृत्व किया। बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं, इतने ज्यादा आप कह सकते हैं कि इतने अच्छे शिष्य नहीं मिले होंगे गुरु गोविंद सिंह को माधव दास से बढ़िया। माधव दास उर्फ गुरु गोविंद सिंह के ये जो शिष्य है बंदा सिंह बहादुर, इन्होंने सबसे पहले उन 4 साहिबजादों को मारा जिन जिन लोगों ने, उन सबको मौत के घाट उतारा। गुरु गोविंद सिंह के ऊपर जिसने शस्त्र चलाया था उसको मौत के घाट उतारा। इवन आप ये देख सकते हैं कि बंदा सिंह बहादुर का एक छोटा बेटा भी था 3 साल का, उसको भी गला काट के मार दिया गया था। बंदा सिंह बहादुर की आंखों के अंदर गरम गरम सरिये डाल दिए गए थे। सोच सकते हैं कि भारत माता को बचाने के लिए कोई इतना ज़्यादा कष्ट कैसे भोग सकता है। तो ये चीज़ें हमें नहीं पता और ये चीज़ें हमें जाननी चाहिए, क्योंकि आज जो हम हैं वो कुछ इन्हीं पराक्रमियों की वजह से है। ठीक है, इसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने बहुत ही ज्यादा बहादुरता से, अपने नाम की तरह बहादुरता से, उसने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के भी डलवाए, सिक्के गढ़वाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके के सिक्के हैं, इसे सिक्के भी डलवाए जिसके अंदर गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक जी की वाणियां थी। ठीक है, सतलुज और जम्मू में स्थापित शासन बाद में 1715 में बहादुर को पकड़ लिया गया था। ठीक है, तो पंजाब, सिरहिंद, जम्मू को अपने अंदर लेने के लिए बंदा सिंह बहादुर ने काफी कष्ट उठाया, सबको बिल्कुल मौत के घाट उतारा, सबको पछाड़ दिया पीछे। ठीक है, देखिए सिख में ये नहीं होता कि आप अत्याचार करें, आप शस्त्र उठाएं, लेकिन बंदा सिंह बहादुर को शस्त्र उठाने पड़े, क्योंकि होता नहीं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो उन्होंने भी शस्त्र उठाए उस वक्त पे, और उन्होंने जितना हो सके उन्होंने सबको पिछाड़ा, सबको मृत्यु के घाट उतारा। 1715 में उनको पकड़ लिया गया था और 1716 में उनको निष्पादित कर दिया गया था, यानी कि मरवा दिया गया था। तो उनकी भी मृत्यु कर दी गई थी। उस वक्त में जो भी मुगल शासक था उसके कहने पे मृत्यु कर दी गई थी। तो भाई हमें इन पराक्रमियों के बारे में पता रहना चाहिए कि कैसे करके इन्होंने क्या क्या चीजें बनाई। गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह की वाणियां थी उन सिक्कों में, जो सिक्के ढलवाए गए थे बंदा सिंह बहादुर के तरफ से। और जैसे कि आप जानते ही हैं कौन कौन से इलाकों का मैंने नाम लिया जो सिखों के भीतर रहते थे, वो थे सतलुज नदी के जगह का पूरा इलाका और जम्मू और कश्मीर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों 18वीं सदी में सिखों का आयोजन। ठीक है, यहाँ पे हमारा हथियार ऑन नहीं था भाई, हथियार को ऑन कर लेते वरना मैं लिख नहीं पाऊंगी भाई। तो भाई यहाँ पे ख नहीं आया था, यहाँ पे मैं ख लिख देती हूँ, सिखों। ठीक है, 2 ख आते हैं। 18वीं सदी में सिखों का आयोजन जत्था नामक बैंड, बाद में मिसल का संगठन बना। देखिए ये जो शब्द मैंने अभी बोले, जत्था और मिसल, काफी ज्यादा सरल शब्द है दोस्तों, इसको मैं अच्छे से पीछे और भी पढ़ाऊंगी। पहले बता देती हूँ जत्था क्या होता है। जत्था होता है एक ऐसा संगठन जो शस्त्र लेता है। देखिए हर एक जगह पर कहीं ना कहीं शस्त्र उठाने ही पड़ते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो भाई इनके इधर भी एक संगठन अलग से था जो शस्त्र कला में निपुण था, शस्त्र जानता था हर तरीके के चलाने में, और अगर कोई भी उन पे प्रहार करता था तो वो संगठन आगे बढ़ के हिफाजत करता था इन लोगों की, और नॉर्मल जो जितने भी वहां पे आदमी थे साधारण लोग उनकी। ठीक है,
और मैंने जैसे आपको बता दिया जत्था क्या होता है, मैं बता देती हूँ मिसल क्या होता है। मिसल यानी कि वो 12 राज्य बाद में जब आगे सिख ये जो सिख राज्य आगे जाके बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया, इसका बहुत ज्यादा बड़ा विशालकाय बन गया, इसके भीतर थे 12 राज्य, 12 स्वतंत्र राज्य सिखों के भीतर जो थे उनको बोला गया है मिसल्स। ठीक है, उनकी संयुक्त सेना को भव्य सेना बोला जाता है। भव्य सेना, संयुक्त सेना यानी कि सिखों की सारी सेना को मिला दिया जाए और उन्हें एक नाम बोला जाए। मतलब छोटे छोटे संगठन बने हुए थे ना, छोटे छोटे संगठन बने हुए थे और उन सबको मिला दिया जाए तो उनको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? भव्य सेना बोला जाएगा। ठीक है, जिसको दल खालसा भी बोला जाता है, दल खालसा के रूप में माना जाता था। ठीक है, अमृतसर में बैसाखी और दिवाली पर सामूहिक निर्णय लेने के लिए पूरा शरीर मिलता था। ठीक है, गुरु का संकल्प गुरुमत्ता बोला जाता था। ठीक है, यहाँ पे शरीर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे शहर होगा। देख लीजिए, मैं यहाँ पे इसको ठीक कर देती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो भाई हम भी इंसान हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, तो भाई माफ कर देना अगर आपको ये थोड़ा सा बुरा लगा कि मैम वर्ड गलत है, तो भाई कोई मेरे को पहले से बोले, मैं पहले ठीक कर देती हूँ। ठीक है, तो भाई अमृतसर और बैसाखी की बात हो रही है। अमृतसर और बैसाखी के बारे में किसी को थोड़ा बहुत पता है क्या? मैं बताती हूँ थोड़ा बहुत, वैसे सबको पता ही होगा, थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होगा। तो बैसाखी में क्या होता है ना दोस्तों कि फसलें कटती हैं, जो फसलें लहलाती हैं, बिल्कुल फसल ना पूरी की पूरी खिल जाती है, हरी भरी हो जाती है। इस दिन पे किसान नाचते हैं, गाते हैं, धूम मचाते हैं। घर के अंदर बहुत सारे बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं, जैसे कि आम की लस्सी बनती है, खीर फिरनी बनती है, पीले चावल, मीठे पीले चावल बनते हैं। और इस दिन पे कुछ रंगों को काफी ज्यादा महत्ता दी जाती है, जैसे कि नीला और ले लीजिए संतरा कलर, संतरा का जो रंग होता है वो, और पीला कलर, इनको बहुत ही ज्यादा महत्ता दी जाती है। ठीक है, तो भाई यहाँ क्या हो रहा था कि अमृतसर के अंदर बैसाखी और दिवाली जब भी आती थी ना, इन दिनों में उस वक्त पे ये जो संगठन बनाए गए थे छोटे छोटे, सब एक साथ एकत्रित होते थे और कुछ विषयों पर बात करते थे, आगे की एक तरीके से योजनाएं बनाते थे, कैसे करके क्या कर सकते हैं। तो ये सिर्फ कुछ दिनों में ही होते थे, जिनका नाम है बैसाखी और दिवाली। इन दिनों में मौज भी होती थी, गान शान भी होता था और ये लोग बातें भी करते थे, योजनाएं भी बनाते थे, जिनको बोला जाता है गुरु का संकल्प और गुरुमत्ता भी बोला जाता है इन्हें। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बैसाखी और दिवाली के दिन पे ये लोग मिला करते थे। अब मैंने आपको बताया था ना, वादा दिया था कि भाई जत्था मिसल फिर से बताऊंगी, अच्छे से बताऊंगी। तो एक जत्था सिखों का एक सशस्त्र निकाय है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा संगठन जो शस्त्र कला में निपुण होता है और वही हिफाजत करता है आदमियों की, साधारण आदमियों की। मिसल क्या है? मिसल सिख संघ के 12 संपूर्ण राज्य है। 12 संपूर्ण राज्य जो सिखों के भीतर आते हैं उन्हें बोला जाता है मिसल। ठीक है, राखी की व्यवस्था 18वीं शताब्दी में किसानों को 20% कर के भुगतान पर सुरक्षा प्रदान करते हुए पेश की गई थी। एक और नई योजना सिखों ने लागू करी थी, वो थी राखी। भैया मेरे राखी के बंधन, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। राखी नाम दिया गया है इस योजना को, जिसके अंदर जो भी किसान, कोई भी किसान, इंसान, साधारण आदमी, कोई भी 20% कर दे सकता है इन सिखों सशस्त्र लोगों को। उस वक्त पे देखिए, उस वक्त पे सब लोग ही शस्त्र कला में बहुत ज्यादा निपुण थे। तो सिखों के पास ज्यादा उस वक्त पे इतना ज्यादा पैसे नहीं थे, इतना ज्यादा संपूर्ण चीजें नहीं थी, तो उन्होंने एक योजना निकाली कि क्यों ना हम लोगों से 20% कर ले। इस वजह से कर ले, इस पीछे इसका ये कारण होगा कि वो हमें 20% कर देंगे और हम उनकी हिफाजत करेंगे मुगलों से, हम उनकी हिफाजत करेंगे, वफादारी करेंगे मुगलों से। तो ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया था। सिर्फ 20% देना पड़ेगा कर आपको, और मुगल जैसे घर में आके उस वक्त पे औरतों को उठा ले जाते थे और
दुष्कर्म करते थे, बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें करते थे, घर में आके किसी के रेड कर देते थे, किसी का घर आप कह सकते हैं पूरा खराब कर देते थे, या फिर आग वाग लगा के चले जाते थे, बुरी तरीके से प्रहार करते थे उन पे। तो उनसे बचाने के लिए 20% कर लिया जाता था, और क्या होगा इसके बदले में सिख उन्हें हिफाजत देंगे, उन्हें क्या करेंगे, एक तरीके से उन्हें सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, तो ये था राखी का योजना, ये राखी की प्रणाली थी, ऐसा एक योजना, ऐसा एक व्यवस्था उन्होंने उस वक्त पे निकाली थी, जिसमें थोड़ी सी भी कुटिलता नहीं दिख रही है मुझे, बिल्कुल भी, मतलब बहुत सही है ये। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था। गुरु गोविंद सिंह इतने ज्यादा इसलिए माने जाते हैं क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने अपने वक्त पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करी हैं। ऐसा नहीं बोलूंगे कि सारे गुरु बुरे थे या फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका योजना, सबकी अपनी अपनी एक योगदान था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह सबसे अंत के गुरु थे, 10वें गुरु थे, और देखा जाए तो उनका योगदान सबसे बड़ा था। उन्होंने अपने 4 बेटे खो दिए, जो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह ने आगे खालसा को बहुत प्रेरित किया, खालसा के लिए लड़ाइयां करी, अपने प्राण तक त्याग दिए। उन्होंने ये सोचा कि खालसा आगे जाके राज कर सकता है, राज करेगा खालसा, और एक न एक दिन पंजाबी, ये जितने भी सिख हैं, ये हमारे भारत को एक सशस्त्र देश बनाएंगे और उसे आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है, पहले मुगल राज्यपालों को, फिर अब्दाली शाह को, जिसने सिरहिंद और पंजाब को जब्त किया था। गुरु गोविंद सिंह ने हर तरीके के मुगल शासक जो हर राज्य में बैठे हुए थे, सबको धूल चटा दी, और अब्दाली शाह, अहमद शाह अब्दाली, इसको भी एक तरीके से पूरा धूल चटा दिया था हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिसने बाद में जाके पंजाब और सिरहिंद को जब्त कर लिया। किसने? अहमद शाह अब्दाली की बात कर रही हूँ दोस्तों, जिसने सिरहिंद और पंजाब को जब्त करा था। 1765 की बारे में बात हो रही है। आपको ये याद रखना है कि 18वीं शताब्दी में आया था ये राखी का योजना, राखी की प्रणाली व्यवस्था। ठीक है, तो 1765 के बारे में बात हो रही है। खालसा ने अपने स्वयं के सिक्के निकाले, स्वयं के सिक्के गढ़ दिए, जैसे कि हमने भी बात करी थी, सिक्के भी देखे थे। सिख क्षेत्र 18 सदी में सिंधु से जम्मू विभिन्न शास्त्रों के अधीन शास्त्री तक विस्तारित हुआ। ठीक है, 18वीं शती में आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा सिख आगे बढ़ा, सबसे ज्यादा स्वतंत्र कहलाया, और इसकी अवृद्धि हुई, बहुत ज्यादा वृद्धि करी इसने 18वीं शताब्दी के वक्त पे। और इन्होंने सिंधु ले लीजिए, नदियां, जम्मू ले लीजिए, सिरहिंद ले लीजिए, बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी जगह थी जो इनके भीतर आते जा रहे थे। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह की बात करते हैं। रणजीत सिंह ने इन समूहों को फिर से मिला लिया और 1799 में लाहौर को राजधानी बनाया। मैंने जिसकी आपको बताया कि पंजाब कभी भी एकत्रित नहीं रहा है, हर जगह छोटे छोटे समूह बन के रहा है। ठीक है, समझ लीजिए ये एक पूरा इलाका है जो पंजाबी सिखों के भीतर है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक कोई सब चला रहे हैं, छोटे छोटे समूह बना दिए गए थे, और उस हर एक समूह में एक सिख का आप कह सकते हैं लीडर, ठीक है, वो जरूर रहता था वहां पे, नायक वहां पे रहता ही रहता था, एक हर जगह रहता था। और रणजीत सिंह जो थे, पंजाबी राजा रणजीत सिंह जो थे, उन्होंने सारे के सारे इन समूहों को, सारे के सारे छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर उसे लाहौर का नाम दे दिया। कब? 1799 के वक्त पे। ठीक है, इसके बाद जो विषय आएगा आपके सामने ही है मराठा। ये भी काफी ज्यादा रोमांचक विषय है। जैसे हमने सिखों की बात करी, उनकी बहादुरी की बात करी, वैसे मराठाओं की भी बात करें, क्योंकि ये भी उनसे कम नहीं थे। ये भी उतने ही ज्यादा आप कह सकते हैं उत्तीर्ण रहे हैं जितने सिख रहे हैं। तो वही मिलते हैं जल्दी से दूसरे विषय के अंदर। अपना ध्यान जरूर रखिएगा और जल्दी से मिलते हैं भाई, ज्यादा बड़बड़ नहीं करनी, आपको मिलना भी है। ठीक है, ध्यान जरूर रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।